हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? सभी भावी थानेदारों का आरडब्ल्यूए परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी जल्दी से, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तनिष्का गुड मॉर्निंग, पूजा गहलोत गुड मॉर्निंग, सलीम राधे कृष्णा, सुबिका, रिंकी, सोनू, सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ सभी, आ जाओ दोस्तों, जल्दी से कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आ जाओ भाई सभी 2 स्टार अधिकारियों, भावी थानेदारों। तो साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो राजस्थान में प्रमुख है, यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपने चर्चा कर रहे थे बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में। और बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हुए मैंने आपको किस किस प्रकार के बालूका स्तूपों के बारे में बताया था, इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूं, ताकि आपको आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना? चलिएगा, देखो, कल की कक्षा में दोस्तों अपने ये बात भारतीय महामरुस्थल के बारे में ये बातें की थी कि भारतीय महामरुस्थल, इसकी जलवायु, वर्षा, वनस्पति और इसके 2 भाग है, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालूका स्तूप युक्त प्रदेश। फिर अपने बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें जुरेसिक कालीन चट्टानों का विस्तार है, जिसका मुख्य उदाहरण है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, थोब का रन, बाड़मेर, बाप क्षेत्र, फलोदी, बाप बोल्डर्स इसे बोलते हैं, प्रमो कार्बोनिफेरस युग की चट्टानें हैं। फिर मैंने मुक्त प्रदेश में अन्य क्षेत्र जैसे बरमसर, कनौड, बाखरी, लवा, पोखरण, ये मैंने आपको बताया था। आक्कलवुड फॉसिल पार्क की ये फोटो दिखाई थी, ये है आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आक्कलगांव, जैसलमेर में। हाँ, चलिएगा, इसके बाद में फिर अपने चर्चा की थी बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, विस्तार 58.50% क्षेत्र पर है। इसमें ट्रसरी कालीन चट्टानों का विस्तार है, जिसमें देखो सुनो, खनिज तेल, बाड़मेर, बालोतरा, प्राकृतिक गैस जैसलमेर और कोयला बीकानेर में प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। भारतीय महामरुस्थल के क्षेत्र में पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा के पास भूगर्भीय मीठे पानी की जलपट्टी है, जिसमें पशुओं हेतु पौष्टिक घास होती है। कौन सी? सेवण। इसके बाद में फिर देखो, प्रमुख बालूका स्तूपों में मैंने बरखान या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप बताए थे। यह बालूका स्तूप वायु द्वारा अधिक मिट्टी अपरदन से वनस्पति विहीन क्षेत्रों में बनते हैं। यह बालूका स्तूप स्थानांतरित व गतिशील होते हैं। इनका पवनानुवर्ती भाग लंबा, शीर्ष भाग अर्धचंद्राकार व आखिरी भाग गर्तनुमा होता है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, लंबाई 100 से 200 मीटर। ये मैंने अपने फोटो भी एक बनाई थी। इसके बाद में ये पूरी की पूरी फोटो बताई थी। इन बालूका स्तूपों से वायु द्वारा अधिक मिट्टी अपरदन से पथरीली जमीन निकल आती है, जिसे तली या ढाड के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र बालेरी, चूरू, लूणकरण, सर, बीकानेर, पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में ऐसे बालूका स्तूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आ जाता है अनुप्रस्थ बालूका या अनुप्रस्थ, दोनों में कोई नाम, वो आगे वाला नाम मिलेगा, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। जब दीर्घ काल तक हवा एक ही दिशा में चलती है, तब पवन की दिशा में समकोण पर इन बालूका स्तूपों का निर्माण होता है। 90 डिग्री पर बनने वाले बालूका स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ। क्षेत्र पूछ ले तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, यह है कौन सा? अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। यहां तक अपने चर्चा कल की कक्षा में कर ली थी, अनुप्रस्थ बालूका स्तूप तक। और इसी कड़ी को आगे आज कंटिन्यू करते हुए आज अपने पढ़ाएंगे पैराबोलिक या परवलयाकार बालूका स्तूप। चलिएगा, आज के बालूका स्तूप की हेडिंग डालते हैं पैराबोलिक, या इसे बोलते हैं दोस्तों परवलयाकार बालूका स्तूप। तो नेक्स्ट कौन सा बालूका स्तूप है? पैराबोलिक। यहां पर मैंने नंबर लगाया है क्या? 2। चलो नंबर यहां लगा देते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर लगा के मैं लिखता हूं पैराबोलिक। पैराबोलिक, या इसको बोला जाता है दोस्तों पैराबोलिक, या इसको बोलते हैं परवलयाकार। परवलयाकार, पैराबोलिक या परवलयाकार बालूका स्तूप। बालूका स्तूप
स्तूप, पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप के बारे में आपको सर्वप्रथम एक बात याद रखनी है। पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, इनकी विशेषता क्या है साथियों, कि यह बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। सर हम राजस्थान की नदियां ही पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, राजस्थान ज्योग्राफी के मैंने आपको जब ये क्लास स्टार्ट की थी सारे टॉपिक बताए थे दोस्तों। राजस्थान का परिचय, भौतिक भाग, जलवायु, नदियां, झील, सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना के बाद में अपने मिट्टी, कृषि, पशुधन, इसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन संपदा, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, खनिज, ऊर्जा, जनसंख्या, सहकारिता, सब टॉपिक आप पढ़ोगे। ठीक है, हाँ तो ये देखो सुनो आगे, पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है और इन बालू का स्तूपों की आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। हेयर पिन, हेयर पिन कौन सी होती है साथियों? महिलाओं को पता है और कुछ पुरुष भी ऐसे हैं जिनको पता है, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे हैं वो ये सोच रहे हैं अभी मान नहीं कोई कैसी क्लिप ले आगे दइयो क्लिप, समझ गए? तो चलिएगा बात करते हैं पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप। इसमें देखो सुनो, ये बालू का स्तूप सभी, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप सभी, ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। ये बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। नेक्स्ट आप याद रखना, इन बालू का स्तूपों की आकृति, इन बालू का स्तूपों की आकृति, बालू का स्तूपों, इन बालू का स्तूपों की आकृति, इन बालू का स्तूपों की आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है। महिला के हेयर पिन के समान होती है, महिला के हेयर पिन के समान होती है। इन बालू का स्तूपों की आकृति महिला के हेयर पिन के समान होती है। हेयर पिन आपा बोला क्लिप ने, ठीक है, हेयर पिन के समान होती है। इन बालू का स्तूपों की साथियों ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले कितनी होती है, हेयर पिन की ऊंचाई नहीं है, बालू का स्तूपों की ऊंचाई याद रखना साथियों 10 से 25 मीटर। इन बालू का स्तूपों की जो ऊंचाई है वो 10 से लेकर के और 25 मीटर के आसपास होती है, 10 से 25 मीटर ऊंचे होते हैं। हाँ तो यह है ऊंचाई 10 से 25 मीटर, पैराबोलिक बालू का स्तूप, इन्हें परवलयाकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है। समझ गए? अब देखो सुनो, पैराबोलिक बालू का स्तूप इस प्रकार ऐसी शेप में होते हैं, इस प्रकार ऐसे, इस प्रकार ऐसे, ऐसे जो बालू का स्तूप होते हैं इस प्रकार ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार ऐसे फैले हुए बालू का स्तूप, इन्हें बोलते हैं परवलयाकार बालू का स्तूप। क्योंकि जो बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में है वो बिल्कुल खड़ी पाई के नहीं होते, ऊपर से सपाट भी थोड़े बहुत होते हैं। हाँ हाँ तो ये जो बालू का स्तूप होते हैं ये कौन से होते हैं? पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप। इसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, 4 नंबर पर पढ़ते हैं सीफ बालू का स्तूप। 4 नंबर पर पढ़ते हैं कौन सा? सीफ। सीफ बालू का स्तूप कौन सा होता है? ध्यान रखना, सीफ बालू का स्तूप यह होता है साथियों हवा की विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप, अपोजिट साइड में, हवा की विपरीत दिशा में, विपरीत, हवा की विपरीत दिशा में बनने वाला बालू का स्तूप, दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप, हवा की विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्त? सीप कहलाते हैं। विपरीत दिशा का मतलब समझ गए क्या? हवा की उल्टी दिशा में, उल्टी, विपरीत का मतलब होता है जैसे हवा जो चल रही है, हवा चल रही है पूर्व से पश्चिम, लेकिन जो बालू का स्तूप बनेगा यहां पर, इन्हें क्या बोलते हैं? सीप बोलते हैं। तो ये बालू का स्तूप कौन से हो गए? हवा की विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप। हाँ ठीक है, तो
ये कौन से होते हैं? सीप बालू का स्तूप। सीप के बाद में नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है नंबर 5 पर, आप याद रखना, ये बालू का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 101% पूछा जाता है। ये है साथियों पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? पवनानुवर्ती, या इन्हें बोलते हैं दोस्तों रेखीय। क्या बोलते हैं? रेखीय, या इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। पवनानुवर्ती या रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बालू का स्तूप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। जैसे एक तो बरखान है, एक ये है, एक पैराबोलिक है, एक अनुप्रस्थ है। ये 4 ही बालू का स्तूप ऐसे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पवनानुवर्ती या इन्हें बोलते हैं रेखीय या इन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसकी कहानी सुनो। ये क्या होता है दोस्तों कि पवन की दिशा में, क्या लिखा मैंने? पवन की दिशा में समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप। पवन की दिशा में समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप। बालू का स्तूप पवन की दिशा में समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप। हाँ, हवा चले भी उल्टी दिशा में बने। अब एक बात सुनो, देखो, अब एक थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं एक बात। एक मैंने आपको बात बताई थी वनस्पति विहीन। लास्ट में देखो सुनो, तो मैं पूरी परिभाषा लिखाई है थाने। पूरी परिभाषा मैंने इसीलिए लिखाई है दोस्तों, आपको पेपर में लिखनी नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो चाहे कुछ भी समझो, पूरी मैंने इसलिए लिखवाई है कि अगर मैं वही वर्ड आपको बता देता ना भी आपको पेपर में कौन सा वर्ड पकड़ के उत्तर देना है, इतनी बड़ी परिभाषा ना लिखाता, तो फिर कई मेरे साथी ऐसे हैं वो बोलते कि सर आधा पढ़ा रहे हैं, सर है आधा पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आप पूरा पढ़ लो, साथ में वो भी बात समझ लेना जो पॉइंट ऑफ व्यू पेपर की दृष्टि से। इतनी बड़ी परिभाषा याद तो नहीं रखनी। ज्योग्राफी में यार आप इतना याद रखोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। जिले पिंकी मीणा, जहां जिले की जरूरत पड़ेगी वहां जिला बताता हूं। अब सीप हवा की विपरीत दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप है, तो मैं आपको बोल दूं कि सीप बालू का स्तूप झालावाड़ में बनते हैं, तो आप बिलीव करोगे कि इस बात का? कभी नहीं करोगे, क्योंकि बात ही उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की चल रही है, तो ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ही बनेगा। एतराम पहला ओ टॉपिक तो पूरा पढ़ दे दोस्त, 3-4 बार कॉमेंट कर लियो अगलो टॉपिक तू कह वही पढ़ा दूंगा, बता दे तय कौन सो पढ़ना है, समझ गए? तो इतनी बड़ी मैंने परिभाषा इतनी बड़ी परिभाषा लिखनी पड़ती है, लेकिन वर्ड एक ही पकड़ना है। जैसे बरखान या अर्धचंद्राकार में वनस्पति विहीन, स्थानांतरित गतिशील, ठीक है। हाँ, इसके बाद में आपने दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में एक ही वर्ड याद रखना है, समकोण, ठीक है। इसके बाद में तीसरा मैंने जो आपको बालू का स्तूप बताया था वो कौन सा बताया था? तीसरा तो मैं आप ही भूल गए यार, किसो बतायो? बताओ जल्दी से, कौन सा बतायो? पैराबोलिक या परवलयाकार, सभी मरुस्थलीय जिलों में। सीप हवा की विपरीत दिशा में, और पवनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये समांतर हवा की दिशा में, हाँ पवन की दिशा में समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप, समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप ये क्या कहलाते हैं? पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती या रेखीय बालू का स्तूप कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता सुनो साथियों, क्या विशेषता है साथियों? ये जो बालू का स्तूप है इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक रेत का टिल्ला है, ये क्या है? रेत का टिल्ला है, ये रेत का टिल्ला है इस प्रकार। ये क्या है? ये बालू का स्तूप है, ये फिर एक बालू का स्तूप है इस प्रकार। ऐसे होते हैं ये बालू का स्तूप, ऐसे। अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखना साथियों, ये जमीन है, ये बालू का स्तूप है। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूं, इस बालू का स्तूपों में
अरे बताऊंगा, जिले पूछ लिए जाते हैं, चिंता थोड़ी थोड़ी करनी है आपने। पूरी पढ़नी नहीं पड़ेगी, एक ही बात याद रखनी है, समांतर या अनुदिश। समझ गए मेरी बात? हाँ, पूरी परिभाषा लिखवानी जरूरी है, क्योंकि कई बार डेफिनेशन का कोई वर्ड उठा ले तो समस्या, लेकिन उठाएगा नहीं कभी भी। अगर उठाएगा ना तो भी एग्जामिनर की मजबूरी होगी ये वर्ड आपको पेपर में दे, अगर नहीं देगा तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। समझ गए? अब देखो, जैसे मान लो ये मैंने आपको बताया पौनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अब इन बालू का स्तूपों में ये निम्न भूमि है, ये निचली भूमि है। पैराबोलिक पौनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों में जो निचली भूमि होती है ना, इन भूमि को क्या कहते हैं? इन बालू का स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निम्न भूमि को गासी या क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। इन बालूका स्तूपों के मध्य, एक नाम तो मैंने बता दिया, एक नाम अब आप बता दो। इन बालूका स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली निचली भूमि को क्या कहते हैं? गासिया। दूसरा वर्ड आप बता दो। यह है बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि, बालूका स्तूपों के मध्य, ये सीधा ही लिखता हूं मैं, निम्न भूमि। ये क्या है? निम्न भूमि। निम्न भूमि इसका मतलब है नीची भूमि। इस नीची भूमि को क्या कहते हैं साथियों? निम्न भूमि गासी, या एक नाम थे बता दो, बहुत साथी इंटेलिजेंट है जगह बता सके, गासी, या दूसरा नाम जब आप बताओगे तभी मैं। वाह वाह, वेरी गुड, देवेंद्र सिंह ने बता दिया यार, मजा आ गया। गासी, या आप याद रखना साथियों, इन्हें कारबा मार्ग कहते हैं। गासी या कारबा, कारबा मार्ग, गासी या कारबा मार्ग कहते हैं। ठीक है ना? इन बालूका स्तूपों के मध्य जो निचली भूमि होती है जिसे गासी या कारबा मार्ग कहा जाता है। अब देखो सुनो, ये बालूका स्तूप कौन से क्षेत्र में मिलते हैं अपने को? तो याद रखना, पौनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप क्षेत्र, ये साथियों विशालकाय मरुस्थल में मिलते हैं। जैसे इनमें जिले आप याद रखना, ये बालूका स्तूप अपने को जैसे बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, और के याद रखोगा जैसलमेर, इन जिलों में देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बालूका स्तूपों का विस्तार इन्हीं जिलों में है। बीकानेर है, फलोदी है, जोधपुर है, जैसलमेर है, इन जिलों में ये बालूका स्तूप देखने को मिलते हैं। हाँ, चलिएगा, अब इसके बाद में नेक्स्ट बात याद रखना साथियों, इन बालूका स्तूपों की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये बालूका स्तूप साथियों ऊंचाई याद रखना 10 से 60 मीटर, 10 से 60 मीटर तक ऊंचे होते हैं। तो याद रख लेना, ये बालूका स्तूप क्या होते हैं साथियों? सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, सर्वाधिक ऊंचे, सर्वाधिक ऊंचे बालूका स्तूप होते हैं। ये 10 से 60 मीटर तक इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। 10 से 60 मीटर तक ये बालूका स्तूप क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। समझ गए ना? तो 10 से 60 मीटर इन बालूका स्तूपों की क्या होती है? ऊंचाई। अब 1 मीटर में जैसे मान लो 3.3, 3 फीट 3 इंच होते हैं, मान के चलो 3.25 फीट हो गया, तो 10 मीटर को कितना हो गया? 30 फुट। 60 मीटर को गया 60 तिया 106 तिया 18 180, यानी अपने बोल सकते हैं कि 30 फुट लेगे और 200-250 फुट ताई ऊंचो बालूका स्तूप, मोटो रेतगो टिल्लो तकड़ो जंगी दोरियो ओई वैबो। समझ गए? हाँ, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, इन जिलों में जैसलमेर, ये लो बाड़मेर, और लिख देता हूं बाड़मेर और बालोतरा, बालोतरा, इन जिलों में ये बालूका स्तूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, ये आप ऐसे ही लिख लोगा ना, निम्न भूमि क्या कहलाती है? गासी या कारबा मार्ग कहते हैं। या पूरी वैसे लिखूं, लैंग्वेज में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, इन बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को गासी या कारबा मार्ग कहते हैं। याद रख लेना, इन बालूका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि को गासी या कारबा मार्ग कहते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट बात याद रखना, देखो सुनो, इन बालूका स्तूपों के प्रकार, इन बालूका स्तूपों के, बालूका स्तूपों के, स्तूपों के प्रकार, इन बालूका स्तूपों के प्रकार कितने हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? इन बालूका स्तूपों के प्रकार है कितने? 3 प्रकार। एक तो साथियों सीप, एक है पवन विमुखी, और एक तीसरा और कौन सा प्रकार है? बताओ जल्दी से। ये बालूका स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कोई बात नहीं, दोबारा फिर बताऊंगा।
इतने से काम नहीं चलेगा। ये तीन सीप, पवन विमुखी और वनस्पति युक्त तीन प्रकार के बालू का स्तूप ये होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं? तीन। तीन प्रकार में एक तो आप याद रखना, एक तो प्रकार होता है सीप, दूसरा इसका कौन सा प्रकार है? पवन विमुखी, पवन विमुखी, पवन विमुखी, और तीसरा कौन सा है इसका प्रकार? तीसरा जो प्रकार है वो है वनस्पति, वनस्पति युक्त। ये बालू का स्तूप तीन प्रकार के होते हैं, सीप और पवन विमुखी। पवन मुखी भाग होता है एक तो, और एक होता है पवन विमुखी भाग। विमुखी भाग का मतलब समझते हो क्या? हाँ, पवन मुखी भाग और पवन विमुखी भाग। आप ध्यान पूर्वक सुनो, देखो यहां एक बात बता रहा हूं। इधर से क्या आ रही है दोस्तों? इधर से आ रही है हवा। ये क्या है? ये एक बालू का स्तूप है। जो इधर से हवा आ रही है तो ये तो होता है पवन मुखी भाग, पवन मुखी भाग। और ये जो एरिया ना ये होता है विमुखी भाग, विमुखी, विमुखी भाग। समझ गए? जैसे अपने एक मरुस्थल में बात करते हैं कि ये मरुस्थल अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां बादल तो छाए रहते हैं और बरसात नहीं होती। पवन मुखी ये, और ये इधर वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा भाग होगा? पवन विमुखी भाग होगा। अब आपको मैं दोबारा बताता हूं, देखो सुनो। कौन से प्रकार का? पवनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बताया। ये पवन की दिशा में समांतर, पवन की दिशा में समांतर या अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप है। क्षेत्र बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा में ये देखने को मिलते हैं। ऊंचाई 10 से 60 मीटर सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। इस बालू का स्तूपों के प्रकार कितने होते हैं? तीन, सीप, पवन विमुखी और वनस्पति युक्त। अब यहां पर देखो, हाँ, तो ये देखो, इसके बाद में इन बालू का स्तूपों के मध्य पवनानुवर्ती रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों के मध्य ये निम्न भूमि है। ये बालू का स्तूप है। ये क्या है? ये है बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। और ये भी क्या है? बालू का स्तूप। ये दोनों रेत के टीले हैं। अब इनके बीच में ये निचली भूमि है। दो बालू का स्तूपों के मध्य जो निम्न भूमि होती है उसे गासी या कार्बा मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? गासी या कार्बा मार्ग। दिलो दिमाग में बिठा लेना, ये गासी या कार्बा मार्ग। समझ गए? आगे चलते हैं, चलिएगा नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब अपने एक बार फोटो देखते हैं। इन बालू का स्तूप की फोटो भी है, फोटो से आप थोड़ा सा समझ लेना भी ये बालू का स्तूप कैसे, किस प्रकार के होते हैं। जैसे साथियों ये आपको बालू का स्तूप दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो, सुनो। ये जो बालू का स्तूप है इन्हें बोला जाता है। ये देखो, इस दौरे को देखो भाई ताम, ध्यान से देखियो। ये देखो कितना विशाल काय जंगी अच्छो तकड़ो दोरियो है। हाँ, विमुखी। जिससे हवा आती है वो पवनमुखी, दूसरी उसकी अपोजिट साइड होती है वो विमुखी होती है। बिल्कुल। इसके बाद में एक रेत का टीला और देख लो। ये देखो, सुनो, ये रहा। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये देखो, ये विशाल काय रेत के टीले हैं। इन्हें अपने क्या बोलते हैं? इन्हें अपने क्या बोला जाता है साथियों? इन्हें अपने बोला जाता है पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप। चलिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे नेब खां बालू का स्तूप। कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। ओके, 6 नंबर लिखना है क्या? अपन 6 नंबर पर लिखांगा नेब खां। नेब खां बालू का स्तूप कौन सा होता है साथियों? नेब खां बालू का स्तूप ये होता है जाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप। जाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप है। जाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेब खां कहलाते हैं।
झाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप, इसका मतलब क्या है? झाड़ी के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा होता है साथियों? मारवाड़ी में है ना, जैसे मान लो आप तो सभी साथी अलग अलग जगह से, कुछ मेरे दोस्त राजस्थान से बाहर के भी है। हमारे मारवाड़ी भाषा में एक एग्जाम्पल है, एक शब्द उपयोग करते हैं कि गिरवा लागे माटी इकट्ठी होनी। गिरवा लागे माटी इकट्ठी होनी, इसका मतलब क्या होता है कि हवा का वो क्षेत्र जहां हवा का वेग नहीं बनता। जैसे आप सभी सड़कों पर अक्सर जाते रहते हो, आपने सड़कें देखी है। क्या होता है दोस्तों कि जैसे सड़कों पर फुटपाथ बना होता है, फुटपाथ बना होता है ना। अब क्या होता है कि उस फुटपाथ के पास में आकर के मिट्टी एकत्रित हो जाती है, क्योंकि वहां पर हवा का वेग बिल्कुल नहीं बनता वहां। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने देखा है, जैसे अप्रैल मई जून के महीने में जबरदस्त आंधियां चलती है, चीखता साठा प्रचंड पचासा, ये इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप हवा पढ़ोगे, चीखता साठा प्रचंड पचासा, ये इस प्रकार। तो साथियों जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा हवा चल रही है, अब हवा चलने के बाद में सड़क के बिल्कुल बीच में माटी का एक बिल्कुल कण भी दिखाई नहीं देता, लेकिन मिट्टी दीवारों के पास में या कोई ऐसी जगह है उसके पास में जहां हवा का वेग नहीं बनता, वहां मिट्टी एकत्रित हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं? नेबखां। झाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? नेबखां। जैसे मान लीजिए साथियों ये क्या है, एक कोई झाड़ी है इस प्रकार ऐसे फैली हुई, इस प्रकार ऐसे, जैसे इस प्रकार फैली हुई, ये क्या है? एक ये झाड़ी है, ये क्या है? झाड़ी है। अब इधर से हवा आ रही है, इधर से हवा आ रही है, और यहां क्या हो जाएगी? मिट्टी एकत्रित होकर के रेत का टीला बन जाएगा। यह है झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नेबखां। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। मेरे को इतनी बात बताने में दोस्तों मजा नहीं आया, क्योंकि ये देखो, सुनो, इस फोटो को आप ध्यान पूर्वक देखना साथियों, इससे आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मैं जो बात बता रहा हूं वो किसके बारे में बता रहा हूं? नेबखां। नेबखां बालू का स्तूप कौन से होते हैं? झाड़ी के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप। ये देखो, जैसे मान लीजिए ये आपको झाड़ी दिखाई दे रही है, बताओ हाँ या ना। अब इधर से क्या आ रही है? हवा। यहां बिल्कुल बिल्कुल भी बालू का स्तूप नहीं है, लेकिन ये एक झाड़ी है, ये झाड़ी है, इस झाड़ी के पीछे देखो ये बालू का स्तूप बन गया। इन्हें क्या बोलते हैं? नेबखां बोलते हैं। हाँ, सड़क पर माटी उड़ के साइडा में इकट्ठी हो जाए। वेरी गुड, प्रीति वर्मा को पता है। प्रीति बेटा तेरे तो इतो भी पता है भी, जैसे मान लो अपने घरों में भी ऐसे होता है, आंधी आती है ना तो घरांग मां अंदर वाली जो अंदर वालों जो को कमरो है, जो का गेट गुट लगाए रखा, बिंग माई माटी उड़ जाए और जागे दीवार के पास में एकत्रित हो जाती है। बताओ हाँ या ना। जैसे आंधी चलती है घरों में, अरे हमारा मरुस्थल गया मां तो इसो संगो है कि साथियों खाना अगर 4 साढ़े 4 बजे खा लियो तो खा लियो, बिंग बाद में गर्मी मां का ध्यान दिया उसका है। पर मिट्टी भी यहाँ की शुद्ध होती है, खाने के बाद में फिल्टर साफ हो जाते हैं सारे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बे कोनी भी मट्टी खाए बाद में पेट में कीड़ा पड़ जी, कीड़ा नहीं तो मट्टी को नहीं हटे। चलो ठीक है, तो ये कौन सा बालू का स्तूप है? इधर से हवा आ रही है, ये क्या आ रही है? हवा, और यहां बालू का स्तूप बन गए। इन बालू का स्तूपों को बोलते हैं नेबखां। तो इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है तारा बालू का स्तूप है। तारा बालू का स्तूप नंबर 7 लगा करके मैंने लिखा तारा बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप, यहां पर मैंने लिखा तारा बालू का स्तूप। एक दोस्तों आपने सुना है तारों का शहर भी होता है, तारों का शहर भी। ए तारों आले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें जीने ना देगी। सही है ना। तो ये है तारा बालू का स्तूप है। तारा बालू का स्तूप कौन सा होता है साथियों? याद रखना, इन बालू का स्तूपों का निर्माण, तारा बालू का स्तूप याद रखना, इन बालू का स्तूपों का निर्माण, इन बालू का स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, स्तूपों का निर्माण, इन बालू का स्तूपों का निर्माण अनियतवादी
इन बालुका स्तूपों का निर्माण अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से होता है। इन बालुका स्तूपों का निर्माण अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से होता है। अब आप मुझे यह बताओ संश्लिष्ट पवन कौन सी होती है? संश्लिष्ट सही लिखियो है कि भाई? थोड़ा ध्यान कर लियो यार, नाम अटपटो सोई है। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट पवनों से होता है, पवनों से होता है। इन बालुका स्तूपों का निर्माण अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से होता है। अनियतवादी व संश्लिष्ट पवन कौन सी होती है? अनियतवादी व संश्लिष्ट पवन साथियों, अनियतवादी पवनों का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार ऐसे हवा चली, यहां पर एक क्या बन गया? बालुका स्तूप। फिर हवा ऐसे चली, यहां पर क्या बन गया? जैसे हवा इधर से चली तो यहां पर एक बालुका स्तूप बन गया। हवा ने जैसे ही अपने डायरेक्शन चेंज की, यहां पर बालुका स्तूप बन गया। जैसे ही हवा ने डायरेक्शन चेंज की, यहां पर बालुका स्तूप बन गया। जैसे ही हवा ने डायरेक्शन चेंज की, यहां पर बालुका स्तूप बन गया। जैसे ही हवा ने डायरेक्शन चेंज की, यहां पर बालुका स्तूप बन गया। तो ये क्या है? एक तारा बालुका स्तूप का क्या है? एग्जाम्पल है। इनका निर्माण अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से होता है। अगर आपसे पूछ ले ये बालुका स्तूप कहां पर देखने को मिलते हैं, तो आप क्षेत्र याद रखना साथियों, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर। मोहनगढ़, पोखरण। मोहनगढ़, पोखरण कहां पड़ता है? जैसलमेर में। यह बालुका स्तूप अपने को मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और एक है सूरतगढ़, और सूरतगढ़ पड़ा है श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में देखने को मिलता है। सूरतगढ़, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में किस प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्षेत्र में अपने को किस प्रकार के बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं? तो आप उत्तर दोगे यहां पर तारा बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं तारा बालुका स्तूप? ध्यानपूर्वक देख लो। यह बालुका स्तूप है कौन से? तारा बालुका स्तूप। ये देखो, सुनो, ये देखो, अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से क्या होता है? इनका निर्माण। और ये जो शेप बन गई, देखो ये शेप किसकी बन गई? ये तारों की शेप बन गई। जैसे हाँ, ये बालुका स्तूप कौन से होते हैं? तारा बालुका स्तूप होते हैं। समझ गए मेरी बात? अब तारा बालुका स्तूप कैसे? जैसे मान लो अनियतवादी व संश्लिष्ट पवन, एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। इधर से क्या रही है? ये एक क्या है? विशालकाय रेत का टीला है। ये एक रेत का टीला है दोस्तों। जैसे मान लो ये एक रेत का टीला है। अब क्या होता है साथियों कि जैसे ही मान लो इधर से हवा आई तो यहां इस टीले में कटाव होकर के, और इस टीले की जो शेप है वो इस प्रकार ऐसे हो गई, इस प्रकार ऐसे। यहां से फिर कटाव होने के कारण शेप ऐसे हो गई, फिर शेप ऐसे हो गई। तो ये क्या बन गए? तारे बन गए। समझ गए ना? तो ये बालुका स्तूप कौन से होते हैं? तारा बालुका स्तूप होते हैं। इनका निर्माण अनियतवादी व संश्लिष्ट पवनों से होता है। अनियतवादी व संश्लिष्ट पवन वो होती है जिनकी कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन यानी एक प्रॉपर दिशा नहीं होती। चलिएगा नेक्स्ट अपने आगे बात करते हैं नेटवर्क बालुका स्तूप। चलिएगा 7 के बाद में 8 नंबर है नेटवर्क। नेटवर्क बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप, बालुका स्तूप। ये लो, नेटवर्क बालुका स्तूप ये कहां से कहां तक बनते हैं? देखो नेटवर्क बालुका स्तूप, इसमें एक बात याद रखना दोस्तों, नेटवर्क बालुका स्तूप ये कहां से कहां देखने को मिलते हैं। पहली तो आपको मैं आज तक जो आरपीएससी ने पेपर में प्रश्न पूछा है, आज तक आरपीएससी ने पेपर में किस प्रकार का प्रश्न पूछा है वो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपको मैं वो प्रश्न बताऊंगा जो आरपीएससी ने अब तक पेपर में पूछा है कि जैसे कि हनुमानगढ़ से लेकर के और हिसार तक फैले बालुका स्तूप कौन से होते हैं? नेटवर्क बालुका स्तूप। यह प्रश्न आरपीएससी ने पूछा है कि हनुमानगढ़ से हिसार तक फैले बालुका स्तूप कौन से हैं? नेटवर्क बालुका स्तूप। दूसरी बात और सुनो, इन बालुका स्तूपों का जो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा
अगर थोड़ा सा डीपली प्रश्न और पूछ लिया जाए तो फिर क्या पूछा जाएगा कि मरुस्थल में स्थित उत्तर पूर्वी भाग में, क्या बोला मैंने, मरुस्थल में स्थित उत्तर पूर्वी भाग में रेखीय अनुप्रस्थ व पैराबोलिक बालुका स्तूपों के जोत क्षेत्र में किस प्रकार के बालुका स्तूप, जोत क्षेत्र का मतलब जानते हो, यानी इनके पास का वो क्षेत्र उत्तर पूर्वी मरुस्थल में मरुस्थल में या मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में, जोत क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर अपने खेती करते हैं उस क्षेत्र के बीच बीच में जो बालुका स्तूप है वो कौन से बालुका स्तूप है, नेटवर्क बालुका स्तूप है मेरे साथी। अगर यह प्रश्न आ जाए तो बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको सही करके आएंगे। हाँ, तो नेटवर्क बालुका स्तूप याद रखना साथियों, हनुमानगढ़ से लेकर के हनुमानगढ़ से हिसार तक फैले बालुका स्तूप, हिसार तक फैले बालुका स्तूप, हनुमानगढ़ से लेकर के हिसार तक फैले बालुका स्तूपों को क्या बोलते हैं, नेटवर्क बालुका स्तूप कहा जाता है। मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में, याद रखना साथियों, ये बालुका स्तूप मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में, मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में रेखीय अनुप्रस्थ एवं भाग में रेखीय अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालुका स्तूपों के पार्श्वों पर, रेखीय अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालुका स्तूपों के पार्श्वों पर विस्तृत मतलब फैले, विस्तृत जोत क्षेत्र में देखे जाते हैं, जोत क्षेत्र में फैले हैं, में विस्तार है। ये बालुका स्तूप मरुस्थल के उत्तर पूर्व भाग में रेखीय अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालुका स्तूपों के पार्श्वों पर विस्तृत जोत क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है ना, यहां पर जोत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, समझ गए ना। समझ गए, जोत क्षेत्र कौन सा होता है, वो क्षेत्र जहां यानी इनके जो पार्श्व भाग है जिसमें सिंचाई की जाती है, जिसमें कृषि हेतु अपने क्या करते हैं, फसल बोते हैं, वो क्षेत्र है, उन्हें बोलते हैं जोत क्षेत्र। तो वहां पर ये बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नंबर 9 पर अपने चर्चा करेंगे अवरोधी बालुका स्तूप। नंबर 9 लगा करके क्या लिखा, अवरोधी बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप। अब बताओ अवरोधी बालुका स्तूप कौन से होते हैं। अवरोधी बालुका स्तूप साथियों वो होते हैं जिन बालुका स्तूपों का निर्माण, जोत क्षेत्र का अर्थ क्या है गुरुजी, जोत क्षेत्र का अर्थ होता है जिस जमीन में अपने कृषि बोलते हैं उसे बोलते हैं जोत क्षेत्र। समझ गए, जहां पर कृषि करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये एक विशाल काय रेत का टीला है, ये एक रेत का टीला है, बताओ यहां खेती करते हैं क्या। इधर जोधपुर साइड में बहुत बड़े बड़े विशाल रेत के टीले हैं, हाँ ये ना, उनके ऊपर, जबकि उनके जो पार्श्व भाग होते हैं ना, पार्श्व का मतलब होता है जैसे ये भाग है। अब यहां पर क्या करते हैं, अपने ये जो समतल जमीन आ जाती है यहां पर खेती करते हैं, इसे बोलते हैं जोत। समझ गए, इसे क्या बोलते हैं, जोत। 8 वाला हनुमानगढ़ से मैप में देख लो, कोई बात नहीं, जैसे मैप पर आपको बताऊंगा, ये नेटवर्क बालुका स्तूप मैप पर बता दूंगा। 1 मिनट रुको, पहले अवरोधी बालुका स्तूप लिख लूं, क्योंकि फिर मैं एक बार जो को नाम बोल दूं नहीं बा फिर मेरा
रील बन जाए बिंगी। और जे मैं इन विचार छोड़ दिया तो फिर मैं भूल जाऊंगा। तो अवरोध के कारण, हाँ, अवरोध का मतलब क्या होता है साथियों? रुकावट के कारण बनते हैं, किसी भी अवरोध के कारण या किसी भी रुकावट के कारण इनका निर्माण अवरोध यानी इनका कारण किसी अवरोध के कारण होते हैं। और ये बालू का स्तूप जीवाश्म युक्त होते हैं। निर्माण याद रखना, निर्माण अवरोध के कारण, अवरोध का मतलब है रुकावट, अवरोध के कारण याद रखना। ये बालू का स्तूप जीवाश्म युक्त होते हैं। ये बालू का स्तूप है, स्तूप जीवाश्म युक्त होते हैं। जीवाश्म युक्त होते हैं, जीवाश्म युक्त होते हैं। अब एक बात और बताऊं, देखो सुनो, एक इंपॉर्टेंट पर्सन। अब ये जो समझ गए, ये बालू का स्तूप मैंने आपको कहा जीवाश्म युक्त होते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी रुकावट, अवरोध, किसी भी अवरोध, इसके ऊपर क्या होगा? मिट्टी आकर के एकत्रित होगी, बनेगा। लेकिन एक बात सुनो, ये बालू का स्तूप मरुस्थल में नहीं बनते। क्यों? गर्गोई राज है थारा मरुस्थल में कौन बने? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मरुस्थल के पास स्थित पहाड़ी क्षेत्र में बनते हैं ये बालू का स्तूप। कहां बनते हैं? मरुस्थल में ना बनकर के मरुस्थल के पास वाला पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां। दोनों अभी मैप पर बताऊंगा, समझ गए? तो ये जीवाश्म युक्त होते हैं। अगर आपसे पूछ ले इनका क्षेत्र कौन सा है, तो ये कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो जैसे बुड्ढा पुष्कर। और ये बुड्ढा पुष्कर कहां पड़ता है? जयपुर के पास में पड़ता है, ठीक है ना, बुड्ढा पुष्कर। इसके बाद में जैसे कुचामन कहां पड़ता है? नागौर में। अब आ गया डीडवाना कुचामन में। इसके बाद में देखो बुड्ढा पुष्कर है, कुचामन है। इसके बाद में आप याद रखना जैसे पुष्कर है, पुष्कर कहां? अजमेर में आ गया। इसके बाद में नाग पहाड़ी है, नाग पहाड़ी कहां है? अजमेर में नाग पहाड़ी है। इसके बाद में खंडेला, और ये खंडेला क्षेत्र कहां पड़ता है? सिक्कर। इन क्षेत्रों में ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। बुड्ढा पुष्कर, कुचामन, पुष्कर, नागपाड़ी, खंडेला, सिक्कर, इन क्षेत्रों में ये बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो ये मरुस्थल में ना बनकर के मरुस्थल के पास स्थित पहाड़ी क्षेत्र में बनते हैं। अब दोनों चीजें आप थोड़ी सी मैप पर देख लीजिए। एक तो नेटवर्क बालू का स्तूप है और एक ये बालू का स्तूप, ठीक है ना। फिर भी ना समझ में आवे तो बता दियो रे साथियों, क्योंकि समय बहुत कीमती है। इस समय जो समय की कदर कर गया वो अपनी कदर करवा गया। अगर समय को मिट्टी में मिला गया, खुद को मिट्टी में मिला गया। चलो देखो सुनो, ये इस प्रकार फैली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब साथियों मैंने आपको कहा नेटवर्क बालू का स्तूप, पुष्कर, नाग पहाड़ी, हाँ, जोबनेर, सिक्कर, इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। अब यहां पर देखो सुनो, यहां पर जो बात आपको बता रहा हूं इधर देखना थोड़ी सी ध्यानपूर्वक। मैंने आपको कहा कि जैसे ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में साथियों अपने को कौन से बालू का स्तूप देखने को सबसे ज्यादा मिलते हैं? मैंने कहा था कि यहां पर जैसे पैराबोलिक बालू का स्तूप है, और जैसे ये हो गया पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप है, ठीक है। इसके बाद में जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप। अब जो अपने नेटवर्क बालू का स्तूप के बारे में चर्चा कर रहे थे वो ये रहा अनुमानगढ़ से लेकर के और इसार तक। ये जो इसार हरियाणा में पड़ता है, ये जो इसार तक का क्षेत्र है ना, यहां पर पहले ये बालू का स्तूप है। दूसरा, ये बालू का स्तूप यहां पर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर कहां देखने को मिलते हैं कि जैसे देखो सुनो, मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में, ये मरुस्थल का कौन सा भाग है? उत्तर। और ये मरुस्थल का कौन सा भाग है? पूर्व। तो ये मरुस्थल का उत्तर पूर्वी भाग हुआ या नहीं हुआ? अब ये जो मरुस्थल का उत्तर पूर्वी भाग है दोस्तों, यहां पर देखो सुनो, जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, रेखीय बालू का स्तूपों का यहां विस्तार है। और ये इन बालू का स्तूपों का कौन सा भाग हो गया? पार्श्व भाग हो गया। बताओ हां या ना? पार्श्व भाग। अब यहां पर तो नहीं, लेकिन ये जो एरिया है इसमें अपने खेती करते हैं या नहीं करते हैं?
करते हैं ना, तो पार्श्वों, इनके पार्श्व भागों में स्थित जोत वाले क्षेत्रों में, जोत वाले क्षेत्र का मतलब है भी इनके पार्श्व भाग में वो क्षेत्र जहां पर खेती करते हैं उनमें थोड़े 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 बालू का स्तूप है, वो इन्हीं नेटवर्क बालू का स्तूपों की श्रेणी में आते हैं। समझ गए? चलो आगे चलूं। अब दूसरा मैंने आपको बताया कौन से बालू का स्तूप है, कौन से बालू का स्तूप बताए मैंने आपको अभी साथियों, मैंने आपको बालू का स्तूप बताए थे अवरोधी बालू का स्तूप। दोबारा बना रहा हूं, फिर वो अरावली पर्वतमाला ये रही, ये है अरावली पर्वतमाला। और अपने जो चर्चा करेंगे वो अब किसके बारे में चर्चा करेंगे, यहां पर देखो सुनो, यहां पर जो बालू का स्तूप दिखाई देंगे दोस्तों, यहां पर जैसे ये जो क्षेत्र है, यहां ये जो क्षेत्र है ना, ये बालू का स्तूप, इन्हें क्या बोलते हैं, ये है कौन से, अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों को अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। बताओ कहानी समझ में आई? यहां पर जो बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अपने एक और बालू का स्तूप पढ़ते हैं। कितना हो गया, 9 हो गया के 10 नंबर लगा करके अपने लिखते हैं शब्र काफीज, शब्र काफीज। चलिएगा 10 नंबर लगा करके लिख रहा हूं शब्र काफीज, शब्र काफीज। सब्र काफीज किसको कहते हैं, सब्र काफीज क्या होता है? सब्र काफीज याद रखना साथियों, घास फूस व कचरे के ढेर पर, घास फूस, घास फूस व कचरे के, कचरे के ढेर पर, ढेर पर बनने वाले, बनने वाले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, स्तूप। घास फूस व कचरे के ढेर पर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से कहलाते हैं, सब्र काफीज। अब आप मुझे यह मत कहना कि सर सब्र काफीज कौन से क्षेत्र में बनते हैं, तो सब्र काफीज का कोई क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि जहां पर घास फूस है, कचरे का ढेर है, वहां पर यह बालू का स्तूप बनेगा। कौन सा, सब्र काफीज। हाँ, सब्र काफीज हो गए। चलिएगा अब लिखते हैं साथियों बालू का स्तूपों से संबंधित प्रमुख तथ्य। घास फूस व कचरे के ढेर पर बनने वाले बालू का स्तूप। हाँ चलो अब हेडिंग डालते हैं प्रमुख तथ्य। चलिए मैंने हेडिंग डाल दी प्रमुख तथ्य, प्रमुख है तथ्य, प्रमुख तथ्य, बालू का स्तूपों से संबंधित प्रमुख तथ्य। पहला ही तथ्य आप याद रखना साथियों, बालू का स्तूपों को, बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं बताओ, बालू का स्तूपों को क्या बताया, प्रमुख तथ्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूपों को, स्तूपों को स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में, भाषा में दोरे कहते हैं, दोरे कहते हैं। बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है। इसके बाद में देखो सुनो, नंबर 2 पर तथ्य याद रखना, दूसरा तथ्य याद रखना, बालू का स्तूपों पर, बालू का स्तूपों पर, स्तूपों पर लहरदार गर्तिकाएं, गर्तिकाएं उर्मिका कहलाती है, उर्मिका, उर्मिका आपको अभी बताऊंगा, उर्मिका कहलाती है। बालू का स्तूपों पर लहरदार गर्तिकाएं उर्मिका कहलाती है। तीसरा याद रखना, लंबाई के समांतर क्रम में स्थित बालू का स्तूप, लंबाई के समांतर, समांतर फैले बालू का स्तूप, बालू का स्तूप
लंबाई के समांतर फैले बालू का स्तूप डोल कहलाते हैं, डोल कहलाते हैं। लंबाई के समांतर फैले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? डोल कहलाते हैं। नेक्स्ट आप याद रखना, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक अपर्दन मार्च से जून के मध्य होता है। नंबर 4, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक अपर्दन, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक अपर्दन, सर्वाधिक अपर्दन, अपर्दन, बालू का स्तूपों का सर्वाधिक अपर्दन मार्च से मध्य जून तक, ठीक है, मध्य जून तक होता है, जून तक। इसका मतलब क्या है साथियों? मध्य जून तक क्यों होता है? क्योंकि मध्य जून के बाद में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले साथियों, सर्वाधिक बालू का स्तूप या मतलब सभी प्रकार के बालू का स्तूप फलोदी और जोधपुर जिलों में देखे जाते हैं, याद रखना। नंबर 5 पर सर्वाधिक व सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सर्वाधिक व सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, सर्वाधिक व सभी प्रकार के बालू का स्तूप याद रखना, फलोदी जोधपुर। फलोदी और जोधपुर जिले में सर्वाधिक है और सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखना, बाकी आगे की बातें करेंगे कल। और कल आपको इनसे संबंधित मैं 2-3 प्रकार की फोटो भी आपको दिखाऊंगा। नहीं, जोधपुर नहीं, फलोदी जोधपुर, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। कल आपको 2-3 मैं फोटो और दिखाऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।